कभी जिंदगी में ऐसा मोमेंट आता है ना, जब लगता है सब कुछ कंट्रोल में था, रूल्स क्लियर थे, फ्यूचर प्रेडिक्टेबल था, और अचानक सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिजिक्स के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। 1900 से पहले साइंटिस्ट बोल रहे थे फिजिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और फिर नेचर ने कहा मैं तुम्हारे रूल्स पे नहीं चलती। हेलो एवरीवन, मैं अमन पटेल हूँ। वेलकम टू अमनज फिजिक्स। आज से हम शुरू करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सोचने का एक नया तरीका। सबसे पहले आता है हमारा क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स यानी कि द गोल्डन एरा। This is also known as golden era of physics। क्या आता है ना, गोल्डन एरा ऑफ फिजिक्स। इस गोल्डन एरा में क्या हुआ? सबसे पहले हमारे पास आए न्यूटन्स के लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिन्होंने डिस्क्राइब किया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उन्होंने क्या किया? तीन ठो लॉज दिए। पहला था लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा था क्या ना, दूसरा था ल- इसका क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो कि था एफ इजिकल टू डी पी बाय डी टी, जहां पर मतलब आपका जो फोर्स है वो किसके बराबर है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन एक चीज बहुत लोगों के माइंड में ये गलत है कि ये जो है यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा डी बाई डी टी ऑफ एम भी, लेकिन ये जो m है ये क्या है? कांस्टेंट है, dv बाय dt। ठीक है, लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि आपका जो मास है वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है। क्यों? m इजिकल टू क्या होता है? m नॉट रूट ओवर ऑफ 1 - v² बाय c²। मतलब f इजिकल टू क्या होता है? d बाय डी टी। p के जगह लिख दिए हम m भी, तो क्या हो गया? एफ इजिकल टू एम डी वी बाय डी टी प्लस भी डी एम बाय डी टी। तो ये जो डी एम बाय डी टी है, हमारे जो नॉर्मल मैकेनिक्स होता है उसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा वेलोसिटी में, वेरी स्मॉल वेलोसिटी में मूव करता है। अगर ये वेरी स्मॉल वेलोसिटी में मूव कर रहा है, मतलब आपका ये जो डीएम मास है उसमें नेग्लिजिबल चेंज आता है। क्या आता है? वेरी नेग्लिजिबल चेंजेस आता है। अगर वेरी नेग्लिजिबल चेंजेस आता है, इसका मतलब क्या है? ये जो आपका dm बाई डी टी होता है दैट इज टेंस टू जीरो, और हम मान लेते हैं कि आपका जो dm बाई डी टी है ये जीरो है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ना m f इजिकल टू डायरेक्ट m dv बाई डी टी और आ जाता है ma। लेकिन हकीकत में फोर्स का एक्चुअल इक्वेशन क्या है? f इजिकल टू m dv बाई डी टी प्लस v dm बाय डी टी। ठीक है, उसके बाद आए हमारे मैक्सवेल बाबा, जिन्होंने, न्यूटन ने तो हमें बोल दिया मोशन के बारे में, लेकिन न्यूटन बाबा ने हमें क्या बोले? न्यूटन बाबा ने हमें बोले मोशन के बारे में। न्यूटन बाबा ने किस के बारे में बताया? मोशन के। और तीसरा लॉ था कि जितना मारोगे उतना आपको कोई मारेगा, मतलब एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके बाद आ गए हमारे मैक्सवेल साहब, जिन्होंने दिया हमें मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ये क्या किया? इसने चार इक्वेशन क्या क्या था? बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। ठीक है, तो ये चार इक्वेशन ये एक्सप्लेन किए कि आपका जो लाइट है वो क्या है? ये लाइट एक वेव है। ये क्या एक्सप्लेन किए? लाइट एक वेव है।
इनके ऊपर थोड़ा और डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे आगे के वीडियोस में। ठीक है। लेकिन अब आपको इतना मालूम होना चाहिए कि आपका जो लाइट है वो क्या है, एक वेव है जो कि बोथ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉन्स्टिट्यूट करता है। और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ठीक है। उसके बाद हमारे किसने आए यहाँ पर, उसके बाद आया थर्मोडायनामिक्स, जिसने क्या एक्सप्लेन किया। उसके बाद आ गया कौन, हमारे थर्मोडायनामिक्स साहब आ गए। कौन आ गए, थर्मोडायनामिक्स साहब आ गए। उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, थर्मोडायनामिक्स साहब ने एक्सप्लेन किया। देखो, थर्मोडायनामिक्स मतलब दो वर्ड्स, एक थर्मो और एक डायनामिक्स। एक थर्मो और एक डायनामिक्स। थर्मो का मतलब हीट, डायनामिक्स का मतलब मोशन। मतलब इसके हिसाब से ये क्या हो गया, मोशन ऑफ हीट। हाँ सही ना, यही आपको पढ़ाया गया है। हाँ ना, या ना बोलो। हाँ, तो ये जो चीज है ये मिसनोमर है। थर्मोडायनामिक्स जो है ये क्या है, एक मिसनोमर है। एक्चुअली में थर्मोडायनामिक्स बोल के एक कोई भी जो भी होता है वो हम उसका रैंडम प्रोबेबिलिस्टिक वे में पढ़ सकते हैं। लेकिन हम जो थर्मोडायनामिक्स यहाँ पर पढ़ते हैं वो क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब अगर ये एक सिस्टम है ए, ये एक सिस्टम है बी, इसका टेम्परेचर भी टी, इसका टेम्परेचर भी टी, मतलब नो ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा क्या, हीट। अगर नो ट्रांसफर ऑफ हीट, दिस मीन्स हीट किसमें है, हीट है आपका रेस्ट, एट रेस्ट। अगर हीट रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है, हम इसे इसलिए बोलते हैं थर्मोस्टैटिक्स। ठीक है। लेकिन ये सब जब मिल गया हमें कि ना, थर्मोडायनामिक्स का दो लॉ, तीन ठो लॉस, क्या क्या, एक है आपका जीरोथ लॉ, फिर आ गया फर्स्ट लॉ, फिर आ गया सेकंड लॉ, उसके बाद आ गया क्या, थर्ड लॉ, जिसे हम नॉस्ट इक्वेशन भी बोलते हैं। ये सब मिलकर हमें एक आइडिया दे दिए। ठीक है। तो इस इन तीनों पोर्शन को पढ़कर हमें ये समझने में आया कि नहीं, फिजिक्स तो अब कंप्लीट है। और फिर यही फिजिक्स बोलता था कि नेचर स्मूथ है, नेचर कंटिन्यूअस है, नेचर प्रेडिक्टेबल है। अगर आज का स्टेट पता हो तो कल का फ्यूचर लिखा जा सकता है। बिल्कुल जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। क्लासिकल फिजिक्स को लगता था हम जहां खड़े होते हैं नेचर वहीं से चलेगी। तो इसका सबसे पहला जो फेल्योर था वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक एक्सपेरिमेंट सोचो, एक केविटी है जिसमें एक परफेक्ट एब्जर्वर है और परफेक्ट एमिटर भी। टेम्परेचर बढ़ाओ, रेडिएशन निकलेगी। क्लासिकल थ्योरी, रेले जीन्स लॉ बोलता है कि अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो सही है, आपका लो फ्रीक्वेंसी है। रिले जीन्स लॉ ये बोलता है, रिले जीन्स लॉ बोल के एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। ये इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, आगे मैं थोड़ा सा बोलूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर्स में हम इनके बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से ही आपका क्वांटम मैकेनिक्स शुरू होता है। ये जो रिले जीन्स लॉ था, इसने बोला कि लो फ्रीक्वेंसी में क्या है, आपका फाइनाइट एनर्जी है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी में इन्फिनाइट एनर्जी। लेकिन आप एक बार ये सोच के दिखाओ कि क्या इन्फिनाइट एनर्जी पॉसिबल भी है, इज इट पॉसिबल।
नो। नेचर का जवाब, ये थ्योरी गलत है। साइंटिस्ट शॉक, ये कैसे पॉसिबल है? यही मोमेंट था जहां फिजिक्स ने पहली बार महसूस किया कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे कि मैं बोलूंगा, कह दिया ना, बस कह दिया, क्लासिकल थ्योरी कह रही थी, नेचर मान ही नहीं रहा था। इस फेल्योर को कहा गया अल्ट्रावायोलेट कैटास्ट्रोफ। फेल्योर क्या था कि ना, इसका जो टेम्परेचर है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लो है तो ठीक है, फाइनाइट है, लेकिन अगर हाई है तो इन्फिनाइट है। लेकिन एनर्जी कैसे इन्फिनाइट हो सकता है? क्या एनर्जी लगातार बढ़ता जाएगा? ना, एनर्जी नहीं बढ़ सकता। एनर्जी तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। उसके बाद आए मैक्स प्लांक ने, उन्होंने एक डेस्परेट स्टेप लिया। उन्होंने बोला, इन्होंने जो बोल रहे थे कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस है, उन्होंने बोला एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है। एनर्जी क्या नहीं है? एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है। अगर एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब क्या है? एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब एनर्जी क्या है? एक डिस्क्रीट पैकेट्स में आता है। जैसे कि ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब ये जो लाइट, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक लाइट ले रहा हूँ, लाइट जो है ये किस के फॉर्म में आता है? पैकेट्स के फॉर्म में, ठीक है। और ये जो सिंगल पैकेट है, इसे हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। और इसको क्या बोला जाता है? क्वांटा ऑफ लाइट एनर्जी। क्वांटा ऑफ लाइट एनर्जी। और एक फोटोन के लिए एनर्जी कितना होता है? एच न्यू। तो एन फोटॉन्स के लिए कितना होगा? बोलो। हाँ, कितना होगा? बोलो, कितना होगा? इज इक्वल टू एन एच न्यू। ठीक है। तो फिर उस वक्त ये बोलना मतलब कैरियर सुसाइड। साइंटिस्ट बोले ये सिर्फ मैथमेटिकल ट्रिक है यार। पर नेचर ने कहा यही ट्रूथ है। कभी कभी जैसे कहते हैं 2.5 किलो का हाथ, वैसे ही प्लांक का एक आइडिया पूरी फिजिक्स हिला देता है। यहीं से क्वांटम का जन्म हुआ। पहले आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब अगर एक मेटल सरफेस है और लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, एक मेटल सरफेस है और लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो क्या होगा वहां पर? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। ये पीईई, इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये क्या है? मेटल का सरफेस है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा, क्या होगा? एच एफ अमाउंट ऑफ लाइट अगर गिर रहा है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर गिर रहा है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। और यही होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के नीचे आ गया, फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट रेडिएशन है, तो वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर उससे ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो क्लासिकल एक्सपेक्टेशन था कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन रियलिटी क्या बोला? फ्रीक्वेंसी अगर एक सर्टेन वैल्यू से नीचे जा रहा है तो कोई भी एमिशन नहीं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड, मतलब जो मिनिमम वैल्यू था उससे ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर एमिशन होगा। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है। फिर आइंस्टाइन ने बोले ये लाइट पैकेट्स में आती है। फोटन एनर्जी जो मैंने बोला इज इक्वल टू एन एच न्यू होता है। तो एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, आइंस्टाइन ने कमिटमेंट कर दिया। लाइट क्या है? पार्टिकल ही है। मैक्सवेल ने बोला था कि लाइट वेव है। न्यूटन कर्पसल थ्योरी ने बोला था लाइट वेव है। लेकिन फिर आइंस्टाइन बोले नहीं, 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 लाइट पार्टिकल भी है। हाँ, तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्रिसिस हुआ। वेव या पार्टिकल, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत सारे फिनोमेना। तो ये सब जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब क्या? लाइट का वेव कैरेक्टरिस्टिक शो हुए। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कम्पटन इफेक्ट, ये सब लाइट का पार्टिकल नेचर को। तो फिजिक्स ने बोला डिसाइड करो यार, मुझे पागल पागल लग रहा है। क्यों? क्या हुआ है तुम लोगों को? हो क्या तुम? अरे बोलो।
बोलो, पार्टिकल हो या वेव हो, बोलो। तो क्वांटम ने जवाब दिया, मैं दोनों। ये जो चीज है ये वेव भी है और पार्टिकल भी। मैं हूं ना, पर कौन हो, हीरो या विलियन? तो जवाब आया, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर हीरो चाहिए सिचुएशन में तो मैं हीरो हूँ, विलेन चाहिए तो मैं विलेन हूँ। मतलब सिचुएशन के हिसाब से मैं पार्टिकल भी हूँ और वेव भी हूँ। उसके बाद इसे क्लियर करने के लिए हमारे डिब्रोए साहब आ गए। उन्होंने बोला, अगर लाइट के दो नेचर हो सकते हैं तो मैटर के क्यों नहीं? हाँ, लेटर लाइट के अगर दो नेचर हो सकते हैं तो मैटर के क्यों नहीं? उन्होंने बोला कि कोई भी अगर एक क्या है, मैटर है। क्या है? कोई भी एक मैटर है, अगर वो मोशन में है, इट इज एसोसिएटेड विथ मोशन, देन इसका वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका क्या है? वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है। समझ में आ गया इतना? और उन्होंने एक इक्वेशन दिया, एच बाय पी। ये क्या है? वेवलेंथ। ये क्या है? वेवलेंथ। और ये क्या शो कर रहा है? वेव नेचर को। ये क्या शो कर रहा है? वेव नेचर ऑफ नेचर। और ये क्या है? मोमेंटम। जो क्या है? कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर। ये क्या है? पार्टिकल नेचर। ठीक है। तो डी ब्रोए साहब ने पार्टिकल नेचर और क्या, वेव नेचर को मिक्स कर दिया। तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने तो ये बोल दिया कि नहीं, मैटर दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है? मैटर भी हो सकता है, पार्टिकल मैटर पार्टिकल भी हो सकता है, वेव भी हो सकता है। लेकिन लोगों ने बोले, ये क्या, ये फिलोसफी है क्या? नहीं। तो एक्सपेरिमेंट ने बोला, ये रियलिटी है। और इसको किसने प्रूव किया? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन ने प्रूव किया। मैटर भी वेव है। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था किसका? डेविसन और गार्मर का, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के जरिए इस चीज को प्रूव किए। और उन्होंने बोला, तो यहाँ पर डिब्रोए ने थोड़ा ईगो, थोड़ा एटीट्यूड में बोला, रिस्क है तो इश्क है। क्या? रिस्क है तो इश्क है। हाँ। तो चलो थोड़ा हम क्वांटम को अच्छे से समझते हैं। आपने क्या किया? एक पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है। हाँ, आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया। डिलीवरी बॉय को पूछ रहे हो आप, कब पहुंचेगा? वो बोल रहा है, नहीं, कुछ समय बाद पहुंच जाऊंगा। एग्जाम टाइम नहीं पता। क्या पिज्जा एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं, बस अनसर्टिनिटी है। क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स, मैं बताऊंगा क्या होगा। क्वांटम मैकेनिक्स बोलेगा, मैं बताऊंगा क्या हो सकता है। क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलेगा? मैं बताऊंगा क्या होगा। हाँ, बताऊंगा क्या। लेकिन क्वांटम फिजिक्स बोलेगा, मैं बताऊंगा क्या हो सकता है। क्या हो सकता है, लेकिन वो बोलेगा क्या होगा मैं बता दूंगा। उसके बाद एक स्क्रोडिंजर केट का एक एग्जाम्पल है, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास है एक बॉक्स है, स्क्रोडिंजर केट, ठीक है। थोड़ा इसको, स्क्रोडिंगर स्क्रोडिंजर केट, ठीक है। तो स्क्रोडिंजर केट क्या है? स्क्रोडिंजर केट आपका एक बक्सा है, ठीक है। एक बक्सा है, एक बक्सा है, उसके अंदर क्या है? एक कैट है, ठीक है। और उस बक्से में मैं क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया। तो जब वो डिके होगा, वो क्या हो जाएगा? पॉइजनस हो जाएगा। लेकिन जब मैं कैट को यहाँ पर डाला था तो ये क्या था? एलाइव था। तो यहाँ पर अब ये विस्फोट हो गया। तो क्लासिकल फिजिक्स बोलेगा, मैं बताऊंगा क्या क्या होगा। क्लासिकल बोलेगा, नहीं, कैट डेड है अब। लेकिन क्वांटम क्या बोलेगा? मैं तो लाइव
जिंदा वाला एक बिल्ली यहाँ पर छोड़ा था। तो शायद तो शायद वो जो कैट है वो शायद अलाइव भी हो सकता है या फिर डेड भी हो सकता है। मतलब प्रोबेबिलिटी 50%, 50%। शायद वो 50% चांसेस है कि वो अलाइव होगा, 50% चांसेस है कि वो डेड होगा। ठीक है। तो अगर ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स हमें सर्टेनिटी नहीं बोलता है। वो क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। जैसे कि वो बिल्ली, वो क्या है, अब मैं जिंदा तो छोड़ दिया उसे बॉक्स के अंदर, लेकिन वहां पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया, वो डिके हो गया। डिके होने के बाद वो केट जिंदा है या मरा हुआ है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? हम नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें बाहर से नहीं दिख रहा है। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी से बोल सकते हैं कि शायद वो मरा हुआ होगा या जिंदा होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर कि हमारे पास क्या है। हमारे पास हॉस्टल का एग्जांपल ले रहे हैं, जो कि आप अब हॉस्टल में होंगे। आपके माताजी पिताजी बड़े अच्छे से प्यार से आपको हॉस्टल भेजे होंगे कि थोड़ा पढ़ाई कर लो, थोड़ा क्या कर लो, थोड़ा पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा मेहनत करो, सो दैट आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को कुछ मिलेगा, आप लोगों को कुछ मिल पाएगा। ठीक है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, हॉस्टल में हो, लेकिन आप नहीं पबजी फ्री फायर ये सब खेल रहे हो। नहीं, आप लोग क्या कर रहे हो, नहीं डू 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 करके आप पबजी फ्री फायर ये चल रहा है। पिताजी पैसे दे भेज रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हो, नहीं पढ़ाई कर रहे हो ना। ना, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग मजा कर रहे हो, मजलिस कर रहे हो। तो यहाँ पर दो सोच आता है, एक क्लासिकल सोच और एक क्वांटम सोच। क्लासिकली आपका आपके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, क्लासिकली आपके पेरेंट्स सोचेंगे क्या, कि नहीं मेरे बच्चा क्या कर रहा है, हॉस्टल में है पढ़ाई कर रहा है। लेकिन क्वांटम के हिसाब से सोचेंगे तो प्रोबेबिलिटी आएगा कई सारे, नहीं वो मोबाइल खेल रहा है, मोबाइल में इंस्टा खोलकर रील्स देख रहा है, चैटिंग कर रहा है, पढ़ाई के बहाने पैसा ले रहा है, बुक खरीदूंगा, लेकिन खरीद रहा है मोबाइल। नहीं, मोबाइल खरीदता तो थोड़ा वहां से पढ़ लेता, लेकिन वो खरीद रहा है क्या, पिज्जा बर्गर, और सिर्फ खा रहा है। ऐसे करके वो टाइम, और जब क्लास है तो क्लास में पढ़ाई नहीं करके आकर बहाना मारकर सो रहा है। ये है क्वांटम। यहाँ पर कई सारे प्रोबेबिलिटी हैं, और यहाँ से क्या होता है, क्वांटम मतलब प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे कई सारे प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में क्या नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। आपके पेरेंट्स सोच रहे होंगे नहीं हम भेजे हैं तो वो पढ़ेगा, यही है आपका क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये आपको प्रोबेबिलिटी सिखाएगा ना कि सर्टेनिटी। आपको क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलेगा, नहीं क्लासिकल मैकेनिक्स आपको बोलेगा नहीं नेचर डिटर्मिनिस्टिक है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स आपको क्या बोलेगा, नहीं आपका जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये बोलेगा कि आपका जो नेचर है वो प्रोबेबिलिस्टिक है। क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है मेजरमेंट रियलिटी बनाता है, ऑब्जर्वर इंपॉर्टेंट है। जैसे आइंस्टाइन ने बोले गॉड डज नॉट प्ले डाइस, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने बोला नेचर डाइस खेलेगी। तो पसंद हो या ना हो, अगर तुम्हें लगता है क्वांटम टॉप है तो याद रखो, आसान चीज कोई हीरो नहीं बनाती, आसान चीज कोई हीरो नहीं बनाती। मैं उड़ना चाहता हूं सोचोगे तो आप उड़ पाओगे, लेकिन उड़ना आसान नहीं होता है। क्वांटम पढ़ो मार्क्स के लिए नहीं, डिग्री के लिए नहीं, सोच बदलने के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, मैथमेटिक्स आएगा, मैथ्स करेंगे, मैथ के जरिए कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसका रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करिए। क्वांटम से हमें कोई डर नहीं, सब डर खत्म। तो कमेंट करिए, क्वांटम से डर खत्म, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत। मैं हूं अमन पटेल और ये सिर्फ शुरुआत है। सफर लंबा है पर मजा भी उतना ही है। सफर लंबा है पर मजा भी उतना है। सफर लंबा